हे गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है यार मेरी नई वीडियो के अंदर। तो भाई पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर तक। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल प्लांट रिप्रोडक्शन। ये है इसका लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 1 के अंदर मैंने सारा इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 टॉपिक्स। देखो, उसके पहले मैं आपको पिछला वाला टॉपिक थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, वरना आपको आज का समझेगा नहीं। हम लोगों ने पिछले बार ये पढ़ा था कि जो एंथर होता है वो होता है कैसे, दो बायलोब्ड होता है। कैसा होता है? बायलोब्ड। उसके एक लोब के अंदर 2 पोलन सैक्स होते हैं। और फिर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ी थी कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, अंदर वाली एंडोथीशियम है, मिडल लेयर जो होती है वो 2 लेयर्स की होती है जो डीजेनरेट हो जाता है। टपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर विच इज द न्यूट्रिटिव लेयर, मतलब कि वो एंथर के अंदर जो भी टिश्यू है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। बात करें उसके अंदर के टिश्यू की तो वो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो बनता है स्पोरोजिनस सेल से, और यही स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में डिफ्रेंशिएट होके बना देता है एमएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। आज हमें कहानी बढ़ानी है आगे। आज हमें पढ़ना है 2 टॉपिक्स, एक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक है मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब कि मेल गैमेट कैसा बन रहा है प्लांट में और फीमेल गैमेट कैसे बन रहा है। अब देखो, अपने पास ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल मिला है, इससे बनेगा माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर मतलब बेसिकली पोलन ग्रेन। ठीक है, और फिर पोलन ग्रेन स्पर्म यानी गैमेट कैसे बनाएगा वो अभी अपने को देखना है। ठीक है, सो देखो, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। मतलब यहाँ पे जो लास्ट में हम लोग ने माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया था, ठीक है, तो समझ लो वो कुछ ऐसा है और ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर पूरे, जैसे देखो ह्यूमंस के अंदर मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, सोमैटिक सेल्स के अंदर 2n क्रोमोसोम्स मतलब 46 विच इज़ द कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। प्लांट्स में अलग होता है। ये हो गया डिप्लॉयड। और हैप्लॉयड मतलब n मतलब 23, और 23 गैमेट्स में होता है 46 सोमैटिक सेल्स। तो प्लांट में भी सेम केस है। तो ये जो अपना देखो, ये अपना माइक्रोस्पोर मदर सेल है 2n डिप्लॉयड, ये टूट के बनता है सॉरी 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, जो कि नेचर में कैसे है, हैप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड यानी कि n, उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ओके। तो भाई पोलन ग्रेन्स तो बन गए। अब पोलन ग्रेन दिखता कैसा है, कौन से लेयर्स है उसमें, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना। देखो, पोलन ग्रेन इज़ नॉन मोटाइल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको जब प्लांट का स्ट्रक्चर आई मीन फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एंथर है और उसके अंदर पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, अब ये इससे अटैच्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन मोटाइल। और क्या भाई, देखो अभी अभी मैंने आपको बोला कि एमएमसी टूट के बनाता है 4 पोलन ग्रेन्स यानी कि माइक्रोस्पोर्स। भाई एक सेल एक ही सेल है यानी यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है, तो मैं पोलन ग्रेन को यूनिसेल्यूलर भी बोल सकता हूँ। तो नॉन मोटाइल, यूनिसेल्यूलर, हैप्लॉइड एन, और क्या, सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड वॉल कॉल्ड स्पोरोडर्म। तो समझ लो ये अपना पोलन ग्रेन है एक, ये इसका न्यूक्लियस है। ये जो दोनों वॉल्स हैं ना, इनको कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं स्पोरोडर्म। डर्म यानी वॉल या लेयर, स्पोरो मतलब कि बेसिकली स्पोर। तो स्पोर की लेयर, स्पोर की वॉल, स्पोर की डर्मिस, इसलिए स्पोरोडर्म। ठीक है, अब दो अच्छे से देखते हैं दोनों लेयर्स को। देखो समझ लो ये पोलन ग्रेन है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये है उसकी लेयर, आउटर लेयर।
तो देखो ये है इसकी आउटर लेयर, ओके, और ये है इसकी इनर लेयर। अब ये जो आउटर लेयर है ना, इसे कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। और इनर लेयर को कहते हैं इंटाइन। ठीक है। अब एक काफ़ी सिंपल सी बात है, ये लॉजिकल सी कॉमन सेंस है भाई। पोलन ग्रेन काफ़ी डेलिकेट है, इसके अंदर बाद में जाके स्पर्म बनने वाला है गैमेट, जो उससे भी डेलिकेट होगा, तो वो मरना नहीं चाहिए, उसको सरवाइव करने के लिए कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो उसके लिए आउटर लेयर कैसी होनी चाहिए? टफ होनी चाहिए। टफ या मैं बोलूँ हार्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो अंदर के सारे चीज़ों को हाई टेम्परेचर या किसी भी बाहर की खतरे से प्रोटेक्ट कर पाए। अब इसी रीज़न से एक्साइन वाली लेयर कैसी होती है? टफ, हार्ड। बट ये किसकी बनी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन एक टाइप का केमिकल होता है जो कि कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब भाई ये किसी से भी डिग्रेड नहीं होगा। हाई टेम्परेचर आप कर दो फिर भी नहीं होगा, किसी ने अटैक कर दिया उस पर फिर भी नहीं होगा, मतलब छोटे सेल ने। ठीक है, तो बेसिकली कहना ये है कि ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो एक्साइन लेयर किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन। और वो है कैसा? टफ। ठीक है, अब बात करते हैं इनर लेयर इंटाइन की। तो भाई इनर लेयर का काम प्रोटेक्शन का नहीं है, ठीक है, उसका काम कुछ और है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना समझ लो, इंटाइन लेयर मतलब ये अंदर वाली लेयर बनी है दो चीज़ों से। सबसे पहला है सेल्यूलोस और दूसरा है पेक्टिन। ठीक है, आपने ये दोनों टर्म्स काफ़ी बार सुने होंगे, तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। वापस एक बार, ठीक है, वापस एक बार। तो अपने पास है क्या? पोलन ग्रेन, जिसकी की जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर को कहते हैं इंटाइन। एक्साइन किससे बना है भैया? स्पोरोपोलेनिन। और इनर लेयर किससे बना है? सेल्यूलोस प्लस पेक्टिन से। ठीक है, सेम चीज़ देखो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिख के रखी है कि आउटर लेयर एक्साइन इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। इट मे बी स्मूथ और विद अ स्कल्पचर्ड पैटर्न। मतलब क्या कि वो बाहर की लेयर ऐसी स्मूथ भी हो सकती है या फिर ऐसे ऐसे रफ भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो। ठीक है, कि किस टाइप के एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। ठीक है, एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन शोइंग थिन एरियाज नोन एज जर्म पोर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, देखो ये जो बाहर वाली एक्साइन लेयर है ना, इस कभी कभी ना इसके अंदर आपको पोर्स दिखने को मिल जाएंगे छोटे छोटे, कभी कभी क्या बहुत बार मिलते हैं। अब इससे इस पोर्स को कहते हैं जर्म पोर्स। ठीक है, अब आप ही सोचो कि इसका काम क्या होगा। सबसे पहली बात भाई H2O प्लस न्यूट्रिशन, अगर कभी जैसे पानी है, ठीक है, पानी तो हर एक चीज़ के लिए नेसेसरी होता है, तो पानी को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर वेस्ट निकालने के लिए, बट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये नहीं है। अपना जो जर्म पोर है ना, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि फ्यूचर में जब पोलन ट्यूब बनेगा, देखो ये अपने फ्लावर का है स्टिग्मा, ठीक है, ये ओवरी है। अब इधर एग सेल है, ठीक है, ये अपना पोलन ग्रेन है जिसके अंदर स्पर्म है। तो अब ये पोलन ग्रेन आके इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट अभी इतना समझ लो ये स्टिकी होता है, तो इसके ऊपर आके बैठ जाएगा और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। भाई देखो, स्पर्म को अगर ट्रांसपोर्ट करना है एग सेल तक तो कुछ रूट तो चाहिए ना, तो इसीलिए बनाता है वो पोलन ट्यूब। ठीक है, तो अब ये पोलन ट्यूब जब बन रही होगी पोलन ग्रेन के अंदर, जैसे जैसे देखो ये अपना पोलन ग्रेन है, अब समझ लो आपको ट्यूब बनानी है तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ जगह तो चाहिए ना, तो इसके लिए वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे छेद रहते हैं जिससे हम लोग क्या कहते हैं? जर्म पोर्स। दीज आर मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इमर्जिंग पोलन ट्यूब ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, इनर वॉल
लेयर इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। ओके, तो एक पूरा रिवीजन करने के लिए इधर मैंने इतना कुछ लिख के रखा है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखो, सबसे पहले अपने पास क्या था, सबसे पहले था आर्कीस्पोरियल सेल। कब? जब ये इमैच्योर स्टेट में था। फिर जब मैच्योर बन गया तो तभी क्या बना था, देखो सबसे पहले अपने पास था पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है। उससे क्या बना था, आर्कीस्पोरियल सेल्स। उससे क्या बना था, मदर स्पोर सेल्स, ठीक है। इसके पहले मतलब ये एमएमसी है बेसिकली। उसके बाद बना था अपना माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये बेसिकली है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, एमएमसी। और उससे बना पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब अपन ने पोलन ग्रेन बना लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया किस तरीके का होता है, बट मेन चीज़ तो अभी भी नहीं हुई है, जो कि अपने को मेन अपना मोटिव क्या था भाई, गैमेट फॉर्मेशन। तो चलो अभी गैमेट को बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पोलन ग्रेन किस तरीके से स्पर्म सेल बनाएगा। ओके, सो लेट्स गो। पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो इसको बेसिकली मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फाइट यानी सेल, गैमेटो क्योंकि बाद में जाके वो गैमेट बनाने वाला है। अब देखो, ये जो लिखा है ना, इसके ऊपर पहले अपन ध्यान नहीं देंगे, पहले ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो ये अपना पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये इसकी आउटर लेयर एक्साइन, ये इंटाइन, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये अंडरगो होता है किससे, मतलब इसका क्या होता है, मियोसिस 1, M1 लिखा है ना मैंने, मियोसिस 1। अब जैसे ये अपना पोलन ग्रेन था, मैं PG लिख रहा हूँ, हो गया मियोसिस 1। और इसके अंदर ये जो इसका न्यूक्लियस था ना, ये वाला, ये टूट जाएगा। ये टूट के दो सेल्स बनाएगा, एक ऐसा वाला सेल एंड एक ऐसा वाला सेल। तो ये छोटा सेल है, ये बड़ा सेल है। ये जो बड़ा सेल है ना, इसको कहते हैं, देखो, वेजिटेटिव सेल, ओके। और ये छोटा वाला कौन सा है, जनरेटिव सेल है। अब दोनों के फंक्शंस ऑब्वियसली अलग है। देखो, वेजिटेटिव सेल नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा। जनरेटिव सेल मतलब फ्यूचर में जाके कुछ जनरेट करेगा, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा और डेवलपमेंट होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, थोड़ा और डेवलप होगा। देखो, ये अपना जर्म पोर है वैसे। तो अब ये जो जनरेटिव सेल बना है, उसके बाहर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से, ये क्या है, ये है वेजिटेटिव सेल। ये क्या है, ये है जनरेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये बेसिकली फ्यूचर में स्पर्म्स को न्यूट्रिशन, खाना देने का काम करेगा, ठीक है। ओके, तो देखो, ये वाला जो अपना वेजिटेटिव सेल था वो तो वैसा ही है, बट ये जो अपना जनरेटिव सेल है ना, वो टूट के ऐसा ग्रूव्स फॉर्म करेगा, फिर वो अंडर को होगा मियोसिस 2। मतलब देखो, सबसे पहले अपने पास पोलन ग्रेन था, उसका हुआ मियोसिस 1, ठीक है। फिर बना एक बड़ा वेजिटेटिव सेल एंड एक छोटा जनरेटिव सेल। फिर जो अपना जनरेटिव सेल है, उसके बाहर एक न्यूक्लियस आ गया। और अब क्या हो रहा है, अब ये जाएगा मियोसिस 2 के थ्रू। मतलब कि ये देखो, ये अपना वेजिटेटिव सेल तो वैसा ही है, बट ये जो जनरेटिव सेल है ना, वो टूट जाएगा 2 पार्ट्स में, ठीक है। टूट के कुछ, देखो, ये वेजिटेटिव सेल 2 छोटे छोटे सेल्स बना देगा, जो है अभी इमैच्योर स्पर्म्स, ठीक है। देखो, ये 2 मेल गैमेट्स है जो भी इमैच्योर है। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, वेजिटेटिव न्यूक्लियस लिखा है, वो सेल है, वो उसको न्यूट्रिशन देगा, पानी देगा, और एंड फिर ये स्पर्म्स अपने मेल गैमेट्स मैच्योर हो जाएंगे। अब एक बार ये स्पर्म्स बन गए तो ये वेजिटेटिव सेल है ना, वो काइंड ऑफ डीजनरेट होता है, बट उसका फिर भी एक फाइनल यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट, जो कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस कन्वर्ट्स इनटू ट्यूब न्यूक्लियस। मतलब ये वेजिटेटिव सेल बाद में जाके पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। और फिर ये जो 2 अपने सेल्स बने हैं मेल गैमेट्स, वो इसके थ्रू
फिर स्टिग्मा के अंदर जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो सारी कहानी बात की है। और यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस भी रहेगा, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो आई डोंट थिंक कि अभी मुझे रीड करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी अपना पूरा हो गया करके। अब अपना देखो, हम लोग ने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म कर दिया, किसका? प्लांट का, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा कि आर्किस्पोरियल सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल बने, फिर उससे पोलन ग्रेन बने, और फिर पोलन ग्रेन से अब जाके स्पर्म बन गया, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज, ठीक है। ये सारी तैयारी हो रही है फर्टिलाइजेशन की। अब हम बनाएंगे फीमेल गैमेट, यानी अंडा, मतलब ओवम या एग सेल आप कह सकते हो। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल ऑफ फ्लावर इज गाइनोशियम, ठीक है। मेल क्या था? मेल था एंड्रोशियम, ठीक है। फीमेल होता है गाइनोशियम, जिसे पिस्टिल भी कहते हैं। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल, ठीक है। मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं इसे। फ्लावर विथ मैनी फ्री कार्पेल्स is called as apocarpus. A syncarpus flower is one that has many carpels fused together. वापस से देखो, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल। कार्पेल जरा देखते हैं कार्पेल है क्या। देखो, इसको कहते हैं कार्पेल। स्टिग्मा ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी को मिला के, मतलब देखो, मेल वाला, मेल काफ़ी सिंपल होते हैं यार, रियल लाइफ में इंसान में भी मेल सिंपल होते हैं, प्लांट्स में भी। हमेशा ये फीमेल्स ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम केस है। मेल वाला जो अपना था एंथर फिलामेंट ख़त्म, ठीक है, ये इतना सा पार्ट में ख़त्म। और फीमेल भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है, देखो, ओवरी अंदर, ओव्यूल्स, फिर एम्ब्रियो सैक, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन तीनों को मिला के हम लोग कार्पेल कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखा है कि अगर ये बहुत सारे कार्पेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो अलग अलग है तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एपोकार्पस। बट अगर वो फ्यूज है तो उसे क्या कहेंगे? सिनकार्पस, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टिपिकल कार्पेल हैज 3 पार्ट, दैट इज ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी वेरीज, ठीक है, मतलब ये ओवरी है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर ही तो होता है ना अपना सारा माल पानी, ठीक है। माल पानी मतलब क्या? एग सेल और बहुत सारे और भी सेल्स होते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स कैन वेरी, एग्जाम्पल पैडी, व्हीट एंड मैंगो आर यूनिओव्यूलेट, मतलब उनके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल है भाई, मतलब समझो, ये समझ लो ओवरी है, तो उसके अंदर सिर्फ इस तरीके से एक ही ओव्यूल होगा। वेरेस टमेटो एंड लेडी फिंगर्स आर मल्टी ओव्यूलेट, इसलिए उनके अंदर देखो। आप याद कैसे करोगे? देखो, टमेटो और लेडी फिंगर मतलब भिंडी, उसके अंदर सीड्स बहुत सारे होते हैं, तो उसे आप मल्टी ओव्यूलेट बोलते। ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, वरना कमेंट्स में जाके गालियाँ देने लग जाओगे। वेरेस मैंगो को एक ही सीड होती है तो वो यूनी ओव्यूलेट, ठीक है। अब अपन ना ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी एंड इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय अ स्मॉल स्टैक कॉल्ड फ्यूनिकुलस। मैं रीड करूंगा ना, आपको कुछ नहीं समझेगा, सीधा अपन जाते हैं डायग्राम पे। ये वाला पार्ट है ना, ये क्या है पता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है ओव्यूल, मतलब क्या? देखो ये है ना जो ये इसको बस जूम करके बड़ा इसका डायग्राम बना दिया, तो ये अपना एक ओव्यूल है। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो देखो, एक मिनट, कहाँ गया? ये जिससे अटैच्ड है ना, ये डंडी, उसे प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये देखो, ये है प्लेसेंटा, ये अपना ओव्यूल है। ये जिससे कनेक्टेड है ना, तो इस डंडी को कहते हैं फ्यूनिकल, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। फिर इसकी एक ओपनिंग रहती है जो नीचे रहती है, नीचे हुई तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल।
एंड ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहेंगे न्यूसेलस, ये न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, न्यूसेलस। और ये देखो माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड है उसे कहते हैं चलाजा। अब ये है अपनी एम्ब्रियो सैक, ये जो है ना ये एम्ब्रियो सैक है। इसके अंदर बीच वाला जो सेल है वो है एग सेल, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाजू में दो उसके बेस्ट फ्रेंड्स है सिनर्जिड्स। अब ये सिनर्जिड्स जो है ना इनका काम ये है कि जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी ना तो वो जो स्पर्म्स है, एक ये देख, ये जो सिनर्जिड्स है एक टाइप का केमिकल यहाँ से रिलीज करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे पोलन ग्रेन्स को, स्पर्म्स को, बेसिकली पोलन ग्रेन को नहीं, स्पर्म्स को, कि भैया यहाँ पे आओ, हमारी सहेली यहाँ पे बैठी है एग, ठीक है। तो ये सिनर्जिड्स है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है और आप बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पे सांप जैसे देख सकते हो, वो इंटीग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बाहर वाली है आउटर इंटीग्यूमेंट, ये है इनर इंटीग्यूमेंट। अब ये इंटीग्यूमेंट और फ्यूनिकल जिस पॉइंट से जुड़ रहा है उसे हिलम कहते हैं। अब ये काफ़ी मतलब छोटा सा एक फैक्ट है, बट ये ना कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ हिलम। तो हाँ यार, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एनाट्रोपस ओव्यूल का। सेम चीज़ें लिखी है, देखो प्लेसेंटा, ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड ओवरी एंड अटैच टू प्लेसेंटा बाय स्मॉल स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकुलस, मतलब ये वाली डंडी, ठीक है। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हिलम। अभी बताया। इन एंजियोस्पर्म्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस, मतलब आपको मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में इस तरह का ओव्यूल ही देखने को मिलेगा। in which the micropyle is directed downwards and is present adjacent to the funiculus, मतलब जस्ट फ्यूनिकुलस के बाजू में रहेगा माइक्रोपाइल, ठीक है। ओके। ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू, देखो यहाँ पे भी आ गया पैरेन्काइमेटस टिश्यू। द न्यूसेलस विच इज सराउंडेड यूजुअली बाय 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स, देखो ये वाला पार्ट अपना न्यूसेलस है एंड इट इज सराउंडेड बाय 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है, इनर और आउटर। अ नैरो ओपनिंग एट एपेक्स ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, मतलब यहाँ से एंटर करेगा कौन, स्पर्म। हालांकि कभी कभी अलग जगह से भी करता है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलाजा इज द बेस ऑफ ओव्यूल डायरेक्टली अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, देखो ये वाला पार्ट चलाजा है। एम्ब्रियो सैक इज ओवल मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इनसाइड द न्यूसेलस, मतलब ये जिसके अंदर 3 एंटीपोडल्स है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है, 2 सिनर्जिड्स है और एक एग सेल है, ठीक है। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से यार गाइस समझ लिया एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। अब हम लोग बनाएंगे फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अपना स्पर्म बनाने से। तो देखो, जो हम लोग जब मेल गैमेट बनाते थे, ये ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बस इससे कंफ्यूज मत होना कि जो मेल गैमेट है ना उसके प्रोडक्शन को, उस मतलब मेल गैमेट के बनने को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट के बनने को क्या कहेंगे फिर, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख के हो गया, पढ़ के हो गया। अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ओके। देखो पहले मैं आपको डायग्राम ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि डायरेक्टली रीड करने जाऊंगा आपको कुछ नहीं समझेगा। देखो इतना सारा है ये लिखा हुआ, तो बस अभी इतना ही बाकी है, फिर कल पढ़ेंगे पॉलिनेशन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। अब जिस तरीके से, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अपने एंथर में जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू था, ठीक है, वो बाद में जाके क्या बना रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रहा था ना। तो उसी तरीके से जो अपना ओव्यूल के अंदर जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है ना, वो बनाएगा
मेगास्पोर मदर सेल, कंफ्यूज मत होना, वापस कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, जो मेल के अंदर एंथर के अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू था वो बना रहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों एमएमसी है तो कंफ्यूज मत होना। फीमेल के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ टिश्यू है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, बट ये बना रहा है मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। ये भी सेम होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंने पहले ही बोल दिया भाई, फीमेल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो ये अपना एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड है, ये 2n है। इसका मियोसिस होगा। एक चीज़ याद रखना, जब भी मियोसिस हो ना तो हमेशा टेट्राड फॉर्मेशन होगा, मतलब 4 सेल। तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, वहाँ क्या हो रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होके 4 माइक्रोस्पोर्स बना रहे थे, मतलब 4 पोलन ग्रेन्स बना रहे थे। यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होके बन रहा है टेट्राड, मतलब 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ठीक है। अब जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, और अब इस चीज़ को बोलेंगे आप मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक, तो यही बाद में जाके एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। अब ये जो न्यूसेलस है ना, कहा गया ये न्यूसेलस है ना, इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ द मेगास्पोर, ठीक है। तो ग्रोथ नरिश्ड बाय न्यूसेलस, फिर इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो डीजनरेट हो गया, ठीक है। अब इसका माइटोसिस 1 होगा, मतलब माइटोसिस मियोसिस में एक फ़र्क है। मियोसिस के अंदर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं, बट माइटोसिस के अंदर डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा है ना, सिंगल न्यूक्लियस है इसके अंदर, इसका 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, फिर और एक बार माइटोसिस होगा 4 बन जाएगा, ठीक है। और फिर माइटोसिस 3rd के बाद एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 3 एंटीपोडल्स, एक एग सेल, 2 सिनर्जिड्स एंड 2 अपने पोलार न्यूक्लियाई भी बन जाएंगे, ठीक है। और फिर फाइनली ये दोनों का न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा और ये एक सिंगल न्यूक्लियस बना देगा, जिसे हम लोगों ने देखा था प्राइमरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये अपना मैच्योर एम्ब्रियो सैक है जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो भाई हम लोग ने दोनों चीज़ें बना ली, हम लोग ने स्पर्म बना लिया, मतलब हम लोग ने बेसिकली मेल गैमेट बना लिया, हम लोग ने फीमेल गैमेट बना लिया। अब बस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, एंड उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, अपने पास मटेरियल रेडी है रिप्रोडक्शन का। क्या? अपने पास पोलन ग्रेन है, ठीक है, एंथर के अंदर ऐसा चिपका हुआ। अब हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पॉलिनेशन पढ़ेंगे, मतलब कि ये जो अपना पोलन ग्रेन है उड़ के जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उड़ के भी जा सकता है, बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होगा। तो ये इसके ऊपर पहुंचेगा, फिर ये अंदर जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड निकलेगा, नया प्लांट बनेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगले 2 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो भाई यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जिससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जो है पॉलिनेशन। काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है गाइस, ये आप देख सकते हो, इतने सारे पेजेस कवर किए हैं इसने। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरा ये ख़त्म कर देंगे, एंड फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।